भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। ओम वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय द्वितीय आहनिक तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक की ओर पढ़ेंगे। यहाँ तक यदि कोई बात पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी कृपया बोलें। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी मुझे ये 17वां सूत्र है हमारा द्वितीय आहनिक में, उसी पे प्रश्न है। सदिति लिंगा विशेषाद इस सूत्र में हाँ जी। जो भाष्य है गुरुजी, इसमें जो ये बात कह रहे हैं, सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वाणाम भावानाम प्रत्येकम प्रति समानम विधानम अस्ति। यानी यहाँ पे कह रहे हैं जो सत्ता द्रव्य गुण कर्म कर्मपन, ये इन चारों के बारे में कह रहे हैं कि यह जो भाव है वह एक समान है। यहाँ पर अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, तस्य भावस्त्व तलव से त्व तथा तल प्रत्यय भाव में हुए हैं और भाव को एक ही समझना है, एक ही होता है, ऐसा इसका अर्थ है गुरुजी। मैं इसको ठीक समझ रही हूँ? जी एक मिनट मैं बताता हूँ। जी गुरुजी। यहाँ पर जो है जी गुरुजी। पीछे जो अन्य भाष्यकारों का खंडन किया है, ठीक है, उस जी खंडन के आधार पर एक बात को रख रहे हैं वे। तो वो खंडन हमें समझ में आ गया क्या, पहले ये समझना आवश्यक है किस चीज के लिए खंडन किया जा रहा है, क्या खंडन है, तो अब ये बात समझ में आएगी। आप बता सकते हैं? जी गुरुजी, यहाँ पर जो इसी बात को यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इनका सत्य होना और ये एक समान है और इसको ऐसा समझना है। हाँ, जो अन्य भाष्यकारों ने क्या गड़बड़ करी है? वे कह रहे हैं कि ये जो गुणत्व कर्मत्व इत्यादि हैं, वे एक एक नहीं है। उनका ऐसा कहना है गुरुजी। नहीं, बात समझ में नहीं आई, मुझे लगता है एक बार फिर से इसको देखना है। जी तो जो अन्य भाष्यकार हैं उन्होंने सत्तापरक व्याख्यान किया है, मतलब जो भाष्यकार अन्य हैं उन्होंने पहले जो सूत्र आ चुका है उसी के समान अर्थ कर दिया है। जैसे पहले सूत्र आ चुका है ना, सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता,
साचा एका। तो वैसा ही अर्थ यहां भी कर दिया है, तो वो पुनरुक्ति हो जाती है अगर वैसा अर्थ करते हैं तो यहां पर सदिति ये तो द्रव्य गुण को, ये वाला जो सूत्र है, द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में जो एक अस्तित्व की वर्तमानता है वही सत्ता है और वो एक है। एक बात ये कही है। अब यहां पर सदिति लिंगा विशेषाद विशेषा भावाच्च एको भावः, यहां पर जो अर्थ किया है वो भी इन्होंने जो अन्य भाष्यकारों ने इसी के समान ही अर्थ कर दिया है कि जो है सत्ता एक ही है, जो यहां पर कहा जा रहा है। पहले भी कहा गया कि सत्ता एक ही है। तो ये कहते हैं कि अगर सत्ता एक ही यहां बतानी प्रयोजन है तो क्या द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व क्या वो एक एक नहीं है? वो भी तो एक एक हैं, कह रहे भाई वो भी तो एक एक हैं। तो फिर कौन से सूत्र से? भाई सत्ता को तो एक कह दिया, द्रव्यत्व को अलग से एक कौन से सूत्र से कह रहे हो आप? द्रव्य गुणत्व को अलग से कौन से सूत्र से कह रहे हो? एक भिन्न है। तो ये मतलब एक सत्ता वाला अलग पदार्थ कौन से सूत्र से कह रहे हो? अलग पदार्थ कहने का अभिप्राय है ना? जी गुरुजी। तो यहां पर ये कहते कहते फिर ये कहते हैं कि वो भी एक एक है, तो कौन से सूत्र से है? तो वो इसी सूत्र से हैं। तो इसलिए ये कहते हैं, यहां पर ये कह रहे हैं उनका किया हुआ अर्थ इसलिए ठीक नहीं है, बल्कि सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, इन सभी सत्ताओं का, सत्ता भी एक सत्ता है, द्रव्यत्व भी एक सत्ता है, गुणत्व भी एक सत्ता है, कर्मत्व भी एक सत्ता है। इन सब भावानाम, इन सब सत्ताओं का प्रत्येकम प्रति, प्रत्येक के प्रति, ये जितने चारों हैं इन चारों के प्रति, प्रत्येकम प्रति मतलब इन चारों के प्रति समानम विधानम अस्ति, एक ही समान विधान है कि सब एक एक भाव के रूप में है। इनकी अलग अलग अपनी अपनी सत्ता है, ये अपना अलग जिसको कहते हैं भाव के रूप में है। और यही बात फिर आगे कहेंगे, देखो यत भावः एकः, पहले तो ये व्याकरण के अनुसार कहते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं द्रव्येषु द्रव्यत्वं तदेकम्, भिन्न भिन्न द्रव्येषु पृथिव्यादिषु वर्तमानम सदपि। एक बात हो गई, ये बात पकड़ में आई पहली। जी गुरुजी। दूसरी बात, अगली बात देखिए, तथा गुणेषु गुणत्वं तदेकम, भिन्न भिन्न गुणेषु रूपादिषु वर्तमानम सदपि। दूसरी बात हो गई। थोड़ा धीरे। अच्छा मतलब ठीक है, मैं हाँ मतलब एक जिसको कहते हैं ना, यहाँ पर मैं हिंदी भी कर देता हूँ इसकी, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं उनके प्रश्नकर्ता के हिसाब से समझा रहा था, फिर से बताता हूँ। चलिए, वो समझ रही है इसलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो पहले कहा इति अनेन, इसके द्वारा ये त्व और तल प्रत्यय लगाने के द्वारा जो यहाँ पर द्रव्य त्व, गुण त्व, ठीक है, कर्म त्व, ये जो त्व और तल प्रत्यय लगाए जा रहे हैं व्याकरण के अनुसार, इनके द्वारा द्रव्यों में द्रव्यत्व तद एकम, वो एक है, भिन्न भिन्न द्रव्येषु पृथिव्यादिषु वर्तमानम सदपि, अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य हैं, इनमें यह रहते हुए भी, सभी प्रकार के द्रव्यों में रहते हुए भी, यह जो सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व जो है वो एक ही है। एक बात कह दी। दूसरी बात कह रहे हैं इसी प्रकार से,
गुणेषु गुणत्वम तत् एकम, गुणों में जो गुणत्व है वो भी एक है। कैसे? तो भिन्न भिन्न गुणों में, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये गुण है ना, इन गुणों में भी वर्तमान होता हुआ वह गुणत्व एक ही है। सब में गुणपन तो एक ही है। ये दूसरी बात कही। तीसरी बात कहते हैं कर्मसु कर्मत्वम तद एकम, जो कर्मों में जो कर्मत्व है, कर्मपन है, वह एक ही है। उदाहरण से बताते हैं, भिन्न भिन्न कर्मसु उत्क्षेपण आदिशु, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, है ना, गमन इत्यादि जो कर्म है, उन 5 प्रकार के कर्मों में जो अलग अलग कर्म है, उनमें जो कर्मपन है, वो कर्मपन तो तदेकम एक ही है। ठीक है। आगे कहते हैं यद अपर सामान्यम, जो अपर सामान्य कहलाते हैं। ये तीनों क्या हैं? अपर सामान्य। द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व, ये एक एक अलग हैं। द्रव्य से अलग द्रव्यत्व सत्ता है, सब अलग अलग है, ये अपर सामान्य कहलाते हैं। तथा च द्रव्य गुण कर्मसु च भावः, भाव प्रत्ययेन तल ता इति अनेन पर सामान्यम सत्ता। सत, सत में ता और लग गया, तो जो ता जो प्रत्यय लगा वो भी तो उसी का वाचक है ना, भाव का ही। तो यहां भी कह रहे हैं कि वैसे ही, ये तो अपर सामान्य हो गए तीनों। अब कहते हैं वैसे ही, तथाच, और वैसे ही द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में, है ना, सभी में भावः सत्ता, भाव प्रत्ययेन, भाव प्रत्यय के द्वारा तल और ता इति अनेन, ये वही सूत्र से आ रहा है, तल और ता, है ना, इसके द्वारा पर सामान्यम सत्ता, जो सबसे बड़ा सामान्य है वो है सत्ता। वो द्रव्य गुण कर्म आख्येषु भिन्न भिन्न पदार्थ अर्थेषु, द्रव्य गुण कर्म नामक अलग अलग पदार्थों में खलु एकम वस्तु, वो एक ही वस्तु है। तेन द्रव्येषु द्रव्यत्वमेकम, गुणेषु गुणत्वमेकम, कर्मसु कर्मत्वमेकम, सर्वेषु द्रव्य गुण कर्मसु सत्ता च एकम वस्तु। येषां यो भावः तेषु स एक एव, जिनका जो भाव है उनमें, जिनका जो भाव है उनमें, वह भाव क्या है? एक ही है। ये सबके लिए एक बात कह दी। और सत इति लिंगा विशेषात, कहते हैं तथा तथा भावेन सत अस्तित्वम इति लिंगस्य अभेदात। कारण बता रहे हैं क्यों है। सत अस्तित्व जो है, वो अस्तित्व होना, ये सभी में जो ये लिंग है उसका, लिंग कहते हैं जो पहचान, पहचानने का जो साधन होता है, उसको लिंग बोलते हैं, है ना। तो पहचान किससे हो रही है? समान लिंग होने से। समान पहचान सब में समान है, केवल उसमें भी अस्तित्व है। द्रव्यों में द्रव्यत्व, द्रव्य होनापन, ये द्रव्य, द्रव्यपन सत्ता है, द्रव्यपन का भाव है, द्रव्यपन का अस्तित्व है, यूं कह लेंगे, है ना। जी गुरु जी। तो ये लिंग का अभेद होने के कारण से सभी में एक ही बात है। मतलब एक बात का मतलब उनका जो पहचानने का तरीका है, सब में एक तरह से पहचाना जा रहा है वो। ये है लिंग से अभेदात। और विशेष अभावाच तद विशेषण अभावाच न ही भावे जातौ तद विशेषणम भवति, जाति में या भाव में उसका कोई विशेषण नहीं होता। तस्य तस्या एकत्वात्, एक होने के कारण से। तो ये दो हेतुओं के कारण से यहाँ पर जो अर्थ किया गया वो इस तरह से किया गया कि केवल एक ही सत्ता नहीं होती, मतलब एक सत्ता ही नहीं है। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व,
और सत्ता चारों एक एक हैं। ठीक है, ये मतलब है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत ही बढ़िया से स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरु जी। तो यहाँ पर वही बात दोबारा नहीं कही गई है। वो बात तो सत्ता एक है, वो तो एक कह दी गई, वो अलग बात हो गई। लेकिन जैसे सत्ता सब चीजों में एक है, वैसे द्रव्यों में द्रव्यत्व एक ही है, गुणों में गुणत्व एक ही है, कर्मों में कर्मत्व एक ही है। तो ये बात एक अलग से और कह दी गई। ठीक है जी। जी गुरु जी, जी धन्यवाद गुरु जी। अब हमारे भाई आशीष जी कृपया बोले। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी ऐसा कि गुणों में गुण नहीं होता, लेकिन गुणों में गुणत्व होता है, मतलब ये चीज दोनों बिल्कुल, गुण भाव है, गुण का भाव, गुण होनापन है ना। तो वो तो सभी गुणों में होता ही है, वो सत्ता है। जी जी गुण में गुण नहीं रहता, वो एक अलग विषय हो गया, वो तो गुण हो गया, गुण में गुण नहीं रहता। लेकिन जी ये जो भाव है, सत्ता है, ये गुण जी जी थोड़ी है। जी आचार्य इसको जी। तो सीधा पदार्थ गिना गया है, ठीक है सामान्य जी। हाँ। पदार्थ में गिना गया ना ये, तो वो एक अलग विषय हो गया। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और कोई? ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, द्वितीय अध्याय के प्रथम आनिकम इसमें चलते हैं। तो प्रथम अध्याये द्रव्यादयः पदार्था विभागशः उद्दिष्टाः अथ च तेषां लक्षणं यथा संभवं कृतम्। तो कहते हैं प्रथम अध्याय में द्रव्य आदि पदार्थ विभाग करके एक एक करके कह दिए गए। अब उनका लक्षण यथा संभव किया गया है, कर रहे हैं। अत्रेदानी विभक्तानां बाह्य द्रव्याणां क्रमशो विशिष्ट लक्षण परीक्षे क्रियेति। अब अत्र इदानी, अब यहाँ पर विभक्तानाम बाह्य द्रव्याणाम, जो बटे हुए अलग अलग हैं ऐसे बाह्य द्रव्यों का क्रमशः क्रम से विशिष्ट लक्षण परीक्षे, विशिष्ट लक्षण परीक्षे क्रियेते। तो विशेष लक्षण और परीक्षा दो है ना, तो द्विवचन आ गया लक्षण परीक्षे। तो विशेष लक्षण और परीक्षा। लक्षण क्या किसे कहते हैं? जो विशेषता होती है, जिससे पहचान होती है, वो लक्षण होता है। तो लक्षण और परीक्षे, दो परीक्षा, उनकी क्या परीक्षा कैसे की जाती है? वो ये किया जाता है, क्रियते किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो महर्षि कणाद जी के द्वारा किए जाते हैं, वही सूत्रकार है। तो यहाँ पर प्रथम सूत्र हुआ रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। तो सीधा सीधा सूत्र है, सरल सा। जो पृथ्वी है वो रूप रस गंध और स्पर्श वाली है। इन गुणों वाली पृथ्वी है। तो आगे इसका भाष्य देखते हैं। पृथ्वी रूप रस गंध स्पर्शवती, ये सूत्रस्थ पद दिया है। द्रव्येषु पृथ्वी खलु रूप रस गंध स्पर्श गुणैर लक्ष्यते सा ही तद्वती। कहते हैं कि द्रव्यों में पृथ्वी निश्चय से रूप रस गंध और स्पर्श, इन गुणों के द्वारा पहचानी जाती है, लक्ष्यते। सा ही तद्वती, वह उन गुणों से युक्त है। पृथिव्या नैजिको गुणस्तु गंधो अस्ति वक्षति ही अग्रे। पृथ्वी का जो अपना मुख्य रूप से जो गुण है वो तो गंध है, और इस बात को आगे कहेंगे व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः। ये मुख्य जो अपना पृथ्वी का है वो तो गंध है। फिर आगे कहते हैं परंतु केवलेन गंधेन गुणेन सा न लक्षयितुम शक्या। केवल गंध गुण से वो
नहीं जानी जा सकती। रसादि भी गुण ही सह सालक्ष्यते, रस आदि गुणों के साथ में वह जानी जाती है। तो रसादयो गुणास्त्ववादीनाम संति, तो रस आदि जो गुण हैं, रसादयः रस आदयः गुणाः तु अब आदीनाम संति, तो रस आदि जो गुण हैं वो मुख्य रूप से हम जोड़ ले रहे हैं अप आदीनाम, अप कहेंगे जल को, जल आदियों के हैं ये रस आदि गुण, तो मुख्य रूप से तो उन्हीं के हैं। पृथ्वी तद अपेक्षया स्थूला, पृथ्वी जो है उनकी अपेक्षा से स्थूल है। तेजा पृथिव्यपेक्षया सूक्ष्म, और वे जल आदि जो हैं वो पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म संति। स्थूले सूक्ष्माणाम प्रवेशन अवश्यम भवितव्यम, स्थूल चीज में सूक्ष्मों का प्रवेश अवश्य होना चाहिए। तेन तेषाम गुणानाम अपि तत्र वर्तमानत्वम, इस कारण से उनके गुणों की भी वहां वर्तमानता, उपस्थिति स्यादेव होनी ही चाहिए। तस्मात्, इसलिए सा रसादिमति इति उक्तम, इसलिए वह पृथ्वी रस आदि वाली भी ऐसे कही जाती है। मुख्य तो वैसे गंध ही है, लेकिन रस आदि वाली भी कही जाती है वो पृथ्वी। आगे कहते हैं तत्र प्रत्यक्ष रूप गुण से प्राधान्यात, वहां प्रत्यक्ष में रूप गुण की प्रधानता होने से प्रथमम रूपम तल लक्षणे निर्दिष्टम, तो पहले उनके लक्षणों में रूप को पहले कहा गया, बताया गया। पुनः तदपेक्षया न्यून वृत्ति को अन्यापेक्षया अधिक वृत्ति को रसः, और उसके बाद में फिर जो अन्यों की अपेक्षा से, नहीं, तद अपेक्षा मतलब रूप की अपेक्षा से, फिर उस रूप की अपेक्षा से न्यून वृत्ति का, उससे जो कम व्यवहार में या कम उसका प्रभाव है, थोड़ा सा रूप से कम प्रभाव है जिसको, लेकिन अन्य अपेक्षा, अन्यों की अपेक्षा से अधिक वृत्ति का, उसका अधिक प्रभाव रहता है। रस, उसके बाद रस ले लिया गया, रूप रस, पश्चात गंध, उसके बाद गंध ले ली गई। पुनः स्पर्शस्य अप्रत्यक्षत्वात्, तो स्पर्श के नेत्र प्रत्यक्ष न होने के कारण से, अप्रत्यक्ष यहां कह दिया है स्वामी जी ने, पर भाई सभी इंद्रियों से तो प्रत्यक्ष होता ही है, लेकिन यहाँ स्वामी जी ने वो करके कहा नेत्र का सीधा प्रत्यक्ष न होने के कारण से, सर्व पश्चात तस्योपादान, इसलिए सबसे बाद में उसका ग्रहण किया गया है। भाई आशीष जी बोले, कुछ पूछना चाहता हूँ। हाथ उठा रखा है, अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए, मुझे लगता है गलती से उठाए, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण पीत रक्तादि रूपम आचार्य जी पृथिव्या, है प्रश्न है। जी बोले। हाँ, इसमें ऐसा लिखा है ना कि सूक्ष्म का इसमें प्रवेश प्रवेश होता है स्थूल में। जी, सूक्ष्म सूक्ष्माणाम प्रवेश से नावश्यम भवितव्यम। भवितव्यम। तो इसके अनुसार तो फिर इसमें जो है शब्द का क्यों नहीं लिया गया, फिर शब्द को छोड़ा क्यों गया? शब्द भी तो सूक्ष्म है ना, आकाश जो है, शब्द हाँ, जो है इन्होंने शब्द। द्रव्यों में शब्द को इसीलिए गिना नहीं है, आरंभ में ही देखा था ना हमने। जी जी जी। शब्द कह रहा हूँ, आकाश को गिना नहीं है, हाँ हाँ, तो इस कारण से यहाँ पर नहीं ग्रहण किया है उसका। हम ठीक है ठीक। जो है वो अधिक सूक्ष्म है, उसका विषय सामान्य अन्य चीजों के परमाणु जो है वो
पकड़े जा सकते हैं, दिखते हैं या अनुभव में आते हैं। आकाश का परमाणु उस रूप में दिखता, अनुभव में नहीं आता है। तो वो विषय यहाँ उतना सूक्ष्म विषय नहीं है वैशेषिक का, ये बस समझना है हमने अपने को, है ना। स्थूल ठीक है। विषय है, वैशेषिक दर्शन का विषय है जो स्थूल है। सूक्ष्म जो है वो आकाश और उससे पीछे के जो विषय हैं वो अधिकांश फिर उसमें सांख्य दर्शन के ही विषय हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कृष्ण पीत रक्तादि रूपम पृथिव्याम, काला पीला लाल ये सब जो है पृथ्वी में रूप हैं। कटुक कषाय आदि रसई रसवती पृथ्वी, ऐसे ही तीखा कसैला आदि रसों से रस वाली भी है पृथ्वी। गंधोपि विविधः, गंध भी बहुत प्रकार की हैं, परंतु सुरभि असुरभिश्चेति भेदद्वयम्, सुगंध और दुर्गंध ये से दो उनका भेद हम कर सकते हैं। मुख्यम गंधस्य स्पर्शस, तो अनुष्ण शीत शीतस, है ना। मुख्यम गंध से परंतु सुरभि असुरभिश्च इति भेदद्वयम्, ये तो हो गया मुख्यम गंधस्य। ये जो दो, हाँ, दो प्रकार के भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध, ये गंध के मुख्य भेद हैं दो। वैसे तो गंध बहुत प्रकार की है, लेकिन ऐसे गंध के दो भेद हैं। फिर आगे कहते हैं स्पर्शस त्वनुष्णे शीतस तथा कर्कश आदि अपि, आदि ही अपि। तो स्पर्श जो है वो कैसा है, अनुष्ण अशीत, न गर्म स्पर्श है न ठंडा है, मध्यम स्पर्श जो है वह पृथ्वी का स्पर्श है। और तथा और कर्कश आदि भी, कठोरता आदि या खुरदरापन इत्यादि ये भी स्पर्श है। फिर कहते हैं सूक्ष्म द्रव्याणाम तत्र समावेशात, सूक्ष्म द्रव्यों के वहां पर समावेश होने से, अर्थात उसके उसके उसमें समाविष्ट होने से, उसमें अनुगत होने से, तद गुणैर गुणत्वात् गुणवत्वात्, तद गुणैर गुणवत्वात् रूपादिमति पृथ्वी। तो सूक्ष्म द्रव्यों के उसमें समावेश होने से और उनके गुणों से, गुण वाली होने से रूप आदि मति पृथ्वी, रूप आदि वाली पृथ्वी है। रूप आदि मति पृथ्वी लक्ष्यते, रूप आदि वाली पृथ्वी पहचानी जाती है, जानी जाती है। नान्य गुणाः संख्यादयो लक्षणे विद्यन्ते, तो अन्य जो गुण है संख्या आदि वो भेद को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए उनको लक्षण में लिखा भी नहीं है। भाई जिससे किसी का भेद प्रकट हो सके तो वही उसकी परिभाषा मानी जाएगी ना, इसलिए। तो ये हमारा प्रथम सूत्र हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, सरल ही था सूत्र ये, मैं समझता हूं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सूत्र है रूप रस स्पर्श वत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः। तो जल के विषय में बता रहे हैं। तो जो जल है वो रूप रस और स्पर्श वाले हैं, और द्रव हैं बहने वाले, और स्निग्ध चिकनापन है उनमें, ऐसे ये गुण जल के हैं। द्रव मतलब तरलता से मतलब है, और स्निग्धता मतलब चिकनापन, चिपकना जैसा गुण होता है जो वो। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। रूप रस स्पर्शवत्यः द्रवाः स्निग्धाः आपः, ये
सूत्र के पद हैं, इसको खोलते हैं स्वामी जी। आपः खलु रूप रस स्पर्शे स्पर्शैर गुणैर युक्ताः। जल जो हैं वे रूप रस स्पर्श इन गुणों से युक्त हैं। तत्र रूप स्पर्शौ तु गुणौ अग्नि वायु। तो उनमें से जो रूप और स्पर्श गुण हैं, ये दोनों गुण तो अग्नि और वायु के हैं। ये कहेंगे आगे और जोड़ लेते हैं, गुणौ अग्नि वायवोः संसर्गतः। मतलब अग्नि और वायु के संसर्ग से, उनके वहां पर उपस्थित होने के कारण से ये गुण रूप और स्पर्श इसमें जल में है। ताभ्याम अविनाभावाद अपाम उपलब्धे है। उन दोनों के अर्थात किनके किनके, अग्नि और वायु के, अविनाभावात अवश्यम भावी रूप से, अपाम जलों में उपलब्ध होने के कारण से। मतलब पानी जो है वह अग्नि और वायु से रहित नहीं हो सकता, वो उसमें जरूर है, ये कहना है अभिप्राय। तो इसीलिए उसमें ये गुण भी जो अग्नि और वायु के हैं, रूप और स्पर्श, ये भी जल में है। फिर कहते हैं गंधोपि गुण कदाचिद आसु अपसु प्रतिभाति। गंध भी जो गुण है वो भी कभी कभी पानी में प्रतीत होता है। सच पार्थिव वस्तुनः सामयिक संपर्कतः। तो कहते हैं वह जो गंध गुण प्रतीत होता है वह जल में पार्थिव वस्तु के सामयिक संपर्क के कारण से है। कुछ घोल दिया उसमें तो उसकी जल में उसकी गंध आ जाएगी पार्थिव की। तत्संपर्का भावे अपसु गंधस्तु नोपलभ्यते। और उस पार्थिव वस्तु का संपर्क हटा दिया जाए तो जल में गंध तो उपलब्ध नहीं होती है। एवं गंध गुणत्वे तु लक्षण व्यभिचारो अस्ति। इस प्रकार से गंध गुण मानने पर तो लक्षण व्यभिचार उपस्थित हो जाएगा, व्यभिचार का अवसर आता है। तस्मात् न उक्ता, इसलिए नहीं कहा, क्योंकि गंध गुण अगर इसमें भी मान लेंगे तो फिर पृथ्वी से अलग क्या रहा, कुछ भी नहीं। तो ये लक्षण व्यभिचार हुआ कि वो लक्षण इसमें भी मिल रहा उसमें भी मिल रहा है, तो फिर अंतर क्या रह गया, ये अभिप्राय। पुनस्तरलाः संश्लेष धर्माश्चापो भवन्ति इति। और फिर जो जल है वो तरल और चिकनाई और आपस में चिपकने जैसे धर्म वाले भी ये जल होते हैं। आपह शब्द जो है वो बहुवचन ही होता है, इसलिए सर्वत्र इसको बहुवचन में ही देखा जाएगा। इसलिए भवंती ऐसा, आपह भवंती ऐसा आ रहा है। नित्य बहुवचन है ये। तो आगे जी बोल सकते हैं भाई आशीष जी। आचार्य जी, जैसे इसमें गंध गुण का ग्रहण नहीं कर रहे कि भाई गंध गुण यदि ले लिया जाएगा तो इसमें जो है ये लक्षण का ये आ जाएगा जो है, कि उसमें क्या अंतर रहेगा। तो इसमें जो तरल है, तरलता है, स्निग्धता है, ये भी तो इसमें अंतर के तौर पर, अंतर के रूप में लिया जा सकता है। तो फिर तो तब यदि तरलता, स्निग्धता इनको कंसिडर कर लेंगे तब तो पृथ्वी से अंतर हो जाएगा ना। तो फिर इसको छोड़ा क्यों है गंध को, ये जानना चाहता हाँ, था। गंध वास्तव में भी नहीं है, ये तो एक कहने का ढंग है स्वामी जी का। इस रूप में एक और ढंग कहा, लेकिन उससे पहले और भी तो कह चुके हैं वो कि जो गंध है वो सामूहिक
किसी पार्थिव द्रव्य के संयोग से होती है, और पृथ्वी जल से सूक्ष्म नहीं है, तो पृथ्वी का संयोग जो है वो सदा नहीं है उसमें। बाकी आप देखेंगे तो जल में रूप और जिसको कहेंगे स्पर्श, वो हमेशा रहेगा, जी है आचार्य ना, जी। ये जी हमेशा रहेगा। लेकिन गंध हमेशा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं जी आचार्य। मिलेगी? क्योंकि वो केवल पार्थिव के संयोग से आई है, पार्थिव संयोग हट जाएगा तो फिर वो निर्गंध हो जाएगा जल। तो आचार्य जी उस जैसे इसमें, वास्तविकता, जी हाँ एक ये डाउट फिर आ रहा है कि जैसे पार्थिव जो पृथ्वी से उसका संपर्क तो रहता ही है, क्योंकि जल का जो है जल हमेशा जहाँ नहीं पे रहता, ठहर। हमेशा नहीं जी। रहता, शुद्ध भी रहता है जल। जल जो है शुद्ध रूप में भी मिलता है, दोनों प्रकार से है ना। इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं जैसे कोई शुद्ध रूप में, मतलब बिना पृथ्वी के संयोग, बिना पृथ्वी के टच के कहाँ मिलता है इस प्रकार से? अब जिसमें भी गंध नहीं है वो पानी, आप ऐसा समझ लीजिए, बिना पृथ्वी के संयोग के है। निर्गंध तो जो जल हमें प्राप्त होता है वो जी पृथ्वी का अच्छा जी। संयोग नहीं है। जैसे कोई भी स्रोत में जो जल है तो वो तो सब स्पर्श स्पर्श के साथ में ही है, पृथ्वी के स्पर्श के साथ में ही है। नहीं नहीं, स्पर्श पृथ्वी का कहाँ है? जैसे नदी है, तालाब है, तो इनमें तो सब में पृथ्वी का स्पर्श है। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि वो उसके ऊपर बहता है जल, उस दृष्टि से कह रहे हैं? जी जी आचार्य जी, मतलब बहता भी है, ठहरता भी है, तो फिर वो स्टोरेज भी करते हैं तो भी नहीं, तो। वो स्पर्श अलग हो गया, वो जी स्पर्श अलग हो गया। वो नहीं, वो स्पर्श नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए समझिए, जी। वो तो एक अलग चीज हो गई, वो तो स्पर्श है, लेकिन उस स्पर्श का प्रभाव तो नहीं आ रहा ना जल में, गंध तो नहीं आ रही धरती की, पृथ्वी की उसमें। हाँ नहीं आ रही। वही बस, जी वो जी। शुद्ध जल वहां पर है, ये कहना चाहते हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हम्म, सर, ठीक है। ठीक है। और भी एक हाथ खड़ा है, प्रकाश जी से निवेदन है, कृपया बोलें। वैसे अगर पर्जन्य का जल ऊपर से ही कलेक्ट किया तो वो पृथ्वी का उसमें संपर्क नहीं रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक आपने तरीका उपाय बता दिया कि भाई इस तरह से हम देख सकते हैं, मिल जाएगा ऐसा जल। जी, लेकिन वो मुद्दा वैसा नहीं है उसका, वो तो मैंने बात कर ली, क्योंकि हम कहीं भी स्टोर करेंगे उसको, ऊपर से आते हुए जल को, तो वो फिर स्पर्श हो जाएगा पार्थिव से। तो वो मतलब समझने उसको, उसमें जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें बस ये समझना है स्पर्श किसी से भी हो रहा हो, है ना, लेकिन उसमें जो जल उपलब्ध है वहां पर वो निर्गंध भी है। ठीक है, तो और कुछ भाई आशीष जी? नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं नहीं आचार्य जी, जी बस यही बोले। था। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला सूत्र है तीसरा, तेजो रूप स्पर्शवत। तो जो अग्नि है वह रूप वाली और स्पर्श वाली है, अर्थात अग्नि में रूप और स्पर्श गुण हैं। भाष्य देखते हैं। रूप स्पर्शवत तेजः, रूप स्पर्शवान अग्निर्द्रव्यम। जो अग्नि द्रव्य है वह रूप और स्पर्श वाला है। अग्नौ रूप स्पर्शौ गुणौ भवतः, अग्नि में रूप और स्पर्श ये दो गुण होते हैं। स्पर्शस्तु गुण, स्पर्शस्तु गुणो अग्नौ लक्ष्यते। स्पर्श गुण तो अग्नि में जाना जाता है वायोर योगेन, वायु के योग से। यतो वायु योगस्य तत्र अनिवार्यत्वम, क्योंकि वायु का योग होना उस अग्नि में अनिवार्य है, जरूरी है वैसा होना। तद अपेक्षा वायु हो सौक्ष्म्यात्, क्योंकि
अग्नि की अपेक्षा से वायु जो है वो सूक्ष्म होने के कारण से। तो ये अग्नि का लक्षण कर दिया। फिर स्पर्शवान वायु, तो वायु जो है वह स्पर्श वाली है। अर्थात उसमें स्पर्श गुण है वायु में। तो स्पर्शवान वायु, वायु स्पर्शो गुणो भवति, वायु में स्पर्श गुण होता है। वायु न दृष्टि पथम आगच्छति, वायु आंखों से नहीं दिखती है। यदा वायुर्वाति, जब वायु बहती है, तदा स्पर्शस्तु तस्य त्वग इंद्रियेण गृह्यते, जब वायु बहती है तो उसका स्पर्श तो त्वचा इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है। फिर अगला कहते हैं त आकाशे न विद्यन्ते, ये जितने भी गुण गिनाए वे आकाश में नहीं हैं। कौन कौन से गुण? गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये सब गुण जो है वे आकाश में नहीं है। तो कहते हैं, इसको खोलते हैं भाष्य में, ते गंध रस रूप स्पर्शा गुणा आकाशे न विद्यन्ते न भवन्ति, वे गंध रस रूप स्पर्श ये जो गुण है वो आकाश में नहीं होते हैं। तो आकाश को यहाँ केवल उस रूप में ले लिया कि वो गुण नहीं है, बाकी सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे कि जहां पर ये सब गुण नहीं है तो समझो वहां आकाश है। बस इस रूप में लेंगे यहां पर, इतना ही। तो अभी अपना समय इतना ही है या कहाँ तक है हिमांशु जी? मैं समय ध्यान नहीं रहा, मुझे हो चुका है ना समय? जी गुरुजी, समय हो ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं। स्पर्शवान वायु तक नहीं, आकाशे न विद्यन्ते, यहाँ तक 5वें सूत्र तक हमारा कार्य हो गया है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम देते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम आचार्य जी, धन्यवाद सभी को नमस्ते।